Good morning, student. Part 2, Directive Principle of State Policy. Fine. We are coming here to complete that half portion of the lesson. Earlier, I told you about so many things related to the Directive Principle of the State Policy. Now we are having the classification of Directive Principle. ठीक है, ये क्लासिफिकेशन क्या है, कैसे बांटा गया उसको, व्हाट वर द रीजन बिहाइंड दिस। हमने लास्ट वीडियो में बात किया था कि भाई डायरेक्टिव प्रिंसिपल ये होता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल वो होता है, स्टेट के पास ये राइट्स होते हैं, इसमें ये किया जा सकता है और इसको ऐसे लागू किया जा सकता है। जिसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था, मनरेगा पढ़ा था, नरेगा पढ़ा था, SC/ST एक्ट पढ़ा था और बहुत सारी चीजों को हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, तो उससे थोड़ा पीछे चलते हैं, पीछे चल के देखते हैं जो क्लासिफिकेशन हुआ था डायरेक्टिव प्रिंसिपल का, क्लासिफिकेशन है, बंटवारा किया गया है, उसका बिहाफ क्या है। तो हम उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला इकोनॉमिक प्रिंसिपल, दूसरा है गांधीयन प्रिंसिपल और तीसरा है अदर प्रिंसिपल। ठीक है, अब फर्क क्या है, इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स में क्या था। इकोनॉमिक प्रिंसिपल इज रिलेटेड टू द इकोनॉमिक्स, यानी कि अर्थव्यवस्था को कैसे बढ़ाया जाए, कैसे ठीक किया जाए, उससे रिलेटेड है। गांधीयन प्रिंसिपल गांधी जी के जो थॉट्स थे, गांधी जी क्या चाहते थे, महात्मा गांधी क्या चाहते थे फॉर द विलेजेस, फॉर द स्टेट, फॉर द कंट्री, ये उनके थॉट्स थे। उसके अलावा जो इन दोनों में छूट गए, दैट इज कम टू द अदर प्रिंसिपल। ठीक है, तो इसी के सारे पॉइंट्स को मिला के एक बंडल्स बना के राइट्स दे दिए कि स्टेट को डायरेक्टिव प्रिंसिपल बना के कि भैया आप इन इन चीजों में क्या कर सकते हो, रूल्स बना सकते हो आप अपने स्टेट्स के लिए। वो लॉज, वो कानून पूरे देश में लागू नहीं होगा, वो एक लिमिटेड बाउंड्री में लागू होगा और वो होगा आपके स्टेट के अंदर। बीइंग अ मुख्यमंत्री, बीइंग अ चीफ मिनिस्टर, you can make some rules and regulation. You can take the example of Yogi ji. He is the chief minister of UP. When दंगा started, जब राइट्स हुए थे, दंगा हुआ था, किसी स्टेट ने कोई एक्शन नहीं लिया, पर उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी ने क्या किया, सीधे एक रूल बनाया कि भैया जिसने भी दंगे में, जिसने भी गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज को नुकसान पहुंचाया है या फिर प्राइवेट प्रॉपर्टीज को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और पैसा उनसे लिया जाएगा, चाहे वो खुद भरे या उनके घर को नीलाम करके पैसा लिया जाएगा, पैसा लिया जाएगा। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अंदर ही आया। ठीक है, बाकी आप देख सकते हो दिल्ली में कोई कार्रवाई नहीं हुई, पूरी इंडिया में कहीं पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, बट यूपी गवर्नमेंट ने क्या किया, उनके खिलाफ समन भेजा और उनसे क्या किया, अदालत के थ्रू केस करके उनको कोर्ट लेके आए। अगर आपके ऊपर फाइन लगाया गया, यू आर हैविंग द राइट्स, यू कैन गो टू द कोर्ट एंड यू कैन चैलेंज द गवर्नमेंट। तो लोग कोर्ट गए, बट कोर्ट ने भी क्या किया, बोला कि राइट बनता है स्टेट गवर्नमेंट का, किसके अंतर्गत, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत, कि आपने क्या किया, इंटरनल पीस एंड हार्मोनी को ब्रेकआउट करने की कोशिश की है। तो थ्रू दैट इफ द चीफ मिनिस्टर इज वांटिंग टू चार्ज यू, यू हैव टू पे, और वो प्रूफ हो कि आप दंगे में शामिल थे। ठीक है, तो बात करते हैं हम उसके कैटेगराइजेशन की। पहला इकोनॉमिक प्रिंसिपल, गांधीयन प्रिंसिपल और अदर प्रिंसिपल पे। सबसे पहले इकोनॉमिक प्रिंसिपल को देख लेते हैं, दैट इज प्रोवाइड एडिक्वेट मींस ऑफ लाइवलीहुड। अगर आप किसी राज्य में रहते हैं तो उस राज्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपको ऐसे रोजगार पैदा करके दे जिससे कि आप अपनी जिंदगी को सही प्रकार से चला सके। जैसे एक राजा होता था ना, राजा की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी प्रजा की देखभाल करना, इसी तरीके से मुख्यमंत्री भी राजा है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अपने राज्य में रहने वाले लोगों को क्या करे, ही शुड प्रोवाइड द गुड टाइप ऑफ द फैसिलिटी, जॉब्स, व्हाटएवर ही कैन डू, ताकि उनकी जीविका चलती रहे, जीवन यापन चलता रहे, वो कुछ पैसे कमा सके और उससे अपनी जिंदगी को सही प्रकार से चला सके, रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, ये थॉट्स है इकोनॉमिक प्रिंसिपल के अंदर, डायरेक्टिव प्रिंसिपल के लिए, और उसके लिए गवर्नमेंट काम भी करती है। सेकेंड, ह्यूमन वर्किंग कंडीशन। जिस जगह पे लेबर काम करता है, जिस जगह पे वर्कर काम करता है, जिस जगह पे कोई भी व्यक्ति काम करता है, दैट शुड बी क्लीन। ऐसा कंडीशन होना चाहिए, लाइट प्रॉपर होना चाहिए, मेडिकल फैसिलिटी होना चाहिए, टॉयलेट फैसिलिटी होनी चाहिए, अवेलेबिलिटी ऑफ द ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए। If that work is risky, so whatever the equipment you can provide to save that person, that you have to give them. ठीक है, तो कंडीशन ऐसा हो, ह्यूमन कंडीशन हो, ऐसा ना हो कि आप जानवरों की तरह काम करो जैसे अंग्रेज लोग कराते थे, खाना नहीं देते थे, पानी नहीं देते थे, कपड़े नहीं देते थे,
इंस्ट्रूमेंट नहीं देते थे, जैसे मर्जी वैसे काम हो रहा है। दैट इज नॉट द कंडीशन। ये होता है नहीं होता है, इट्स अप टू अस एंड देम। नेक्स्ट है आपके पास ह्यूमन वर्किंग कंडीशन, मैंने बता दिया। इंश्योर इक्वल पे। इंश्योर इक्वल पे में क्या है, अगर किसी जगह पे कोई काम कर रहा है तो आपको उसको इक्वल पे देना होगा सेम वर्क के लिए। ठीक है, मैंने पहले बताया था कि उसके अंदर आपको भेदभाव नहीं करना होगा, इक्वालिटी चाहिए पे के अंदर। ठीक है, अगर 10 रुपए पुरुष को मिल रहा है तो 10 रुपए महिला को भी मिलने चाहिए। ठीक। नेक्स्ट है आपका स्टॉप एक्सप्लॉइटेशन ऑफ वर्कर्स। रूल तो बहुत सारे हैं इंडिया में, बट कितने रूल को फॉलो किया जाता है ये आपको भी पता और मुझे भी पता है। वर्कर्स का एक्सप्लॉइटेशन नहीं होना चाहिए किसी भी फैक्ट्री में, किसी भी कंपनी में, किसी भी जगह पे, और स्पेशली चाइल्ड का और लेडीज का, वुमेन का बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। पर हमारे देश में आप देखते हैं कि जो पैसे कम दिए जाते हैं और ज़्यादा कहवाया जाता है, सैलरी जो गवर्नमेंट तय करती है उस पर नहीं मिलते लोगों को, या फिर 4 घंटे की जगह 6 घंटे काम कराया जाता है, 8 घंटे की जगह 10 घंटे काम कराया जाता है। तो यही सारी एक्सप्लॉइटेशन है। ठीक है, आगे चलते हैं। सिक्योर पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट। कार्ल मार्क्स ने कहा था, लेनिन ने कहा था, जागो लेबरो जागो, और वो जगाए थे। तो जो वर्कर्स हैं उनका मैनेजमेंट्स के अंदर भी इंटरफेरेंस होना चाहिए, ताकि मैनेजमेंट जब भी कोई डिसीजन ले तो मैनेजमेंट उन लेबर्स को भी ध्यान में रख के डिसीजन ले। नहीं तो ज्यादातर मैनेजमेंट क्या करते हैं, दे आर थिंकिंग अबाउट देयर सेल्फ ओनली एंड दे आर वांटिंग टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट, स्पेशली इन द इंडस्ट्रियल पार्ट। तो वहाँ पे क्या होता है, मैनेजमेंट बस फायदा 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 देखता है, लेबर्स के लिए कुछ नहीं करता है। तो उसमें कुछ लेबर्स का भी मीटिंग्स में पार्ट होना चाहिए ताकि वो अपने पॉइंट्स को वहाँ पे रख सके। ठीक है, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। स्टेट गवर्नमेंट का काम है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को ऊंचा उठाया जाए, अच्छे घर बनाए जाए, अच्छी फैसिलिटी दी जाए, अच्छी सुविधाएं दी जाए, ताकि लोगों का जीवन ऊपर की तरफ उठे। कहने से नहीं होगा कि दिल्ली को पेरिस बना देंगे, पेरिस बनाने के लिए काम करना पड़ेगा। थोड़ी सी बारिश में दिल्ली डूब जाती है, घरों में पानी घुस जाता है, और हमें सपना दिखाया जाता है कि दिल्ली पेरिस बन जाएगी। देखते हैं कब तक बनती। नेक्स्ट आपका गांधी प्रिंसिपल। ठीक है, गांधी प्रिंसिपल मतलब गांधी जी के विचार क्या थे, थॉट्स क्या थे। गांधी जी क्या चाहते थे, पहला विलेज पंचायत। वो चाहते थे कि हर गांव के अंदर क्या हो, खुद का गवर्नमेंट हो, पंचायतें हो, और वो उस गांव के फैसले खुद ले, और उनके पास इतनी ताकत है कि वो सारे फैसलों को लेके गांव वाले उसको माने। तो इसके लिए 73rd और 74th अमेंडमेंट कर दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। थ्रू दैट वी आर हैविंग सच काइंड ऑफ द फैसिलिटी। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट उसी का पार्ट है। नेक्स्ट आते हैं कॉटेज इंडस्ट्री। महात्मा गांधी वाज टेलिंग दैट एवरी विलेज दे हैव सम कॉटेज इंडस्ट्री थ्रू दैट दे कैन वर्क, ताकि उनको काम करने के लिए बाहर जाने की जरूरत ना पड़े, गांव में कुछ रोजगार हो। तो मोदी जी ने देख लो स्किल इंडिया, मुद्रा योजना, कॉटेज इंडस्ट्री के लिए लेके आ गए। और आप देख सकते हो कि गांव के छोटे छोटे लघु उद्योग लगे हुए हैं जहाँ पे लोग कुछ कमा रहे हैं, बाहर नहीं जाना पड़ता, शहरों में भीड़ भी नहीं बढ़ती, गांव के लोग गांव में भी रहते, खेती बाड़ी भी करते, प्लस कुछ ना कुछ प्रोडक्शन कर रहे हैं जो देश के लिए फायदेमंद है। ठीक है, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। गांधी जी चाहते थे कि हमारे देश में रहने वाले लोगों को फ्री में एजुकेशन मिले, और वो एजुकेशन कंपलसरी है, सभी को लेना ही पड़ेगा किसी भी कीमत पे। तो ये फ्री में मिल रहा है तो लेने में क्या है, तभी लोगों को दिक्कत है, बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे। ठीक है, तो इसको भी शामिल कर लिया गया एजुकेशन पॉलिसी के अंदर डाल के, सर्व शिक्षा अभियान के तरह आज ही मिल रहा है। तो गांधी जी की सोच को देखो कितने सीरियसली लिया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर, और उनको उसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट में डाल दिया। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ SC ST एंड वीकर सेक्शन। SC ST जो सबसे नीचे तबके पर आता है उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था, उसको ट्रीट नहीं किया जाता था इक्वली, तो उसके लिए उन्होंने बोला था कि कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए ताकि ये प्रोटेक्ट हो। तो SC ST एक्ट आ गया, यू कैन फाइंड आउट। नेक्स्ट है गुड पब्लिक हेल्थ। हमारे देश के अंदर बहुत ज्यादा लोग गरीब हैं जो एक वक्त का खाना भी ढंग से नहीं खा पाते, तो न्यूट्रिशन की बात ही कौन करे। तो महात्मा गांधी चाहते थे कि सरकार कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले थ्रू दैट दे शुड प्रोवाइड द न्यूट्रिशन, खाने में कुछ दिया जाए, बच्चों को दिया जाए, क्योंकि बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं, महिलाओं को दिया जाए, गरीब लोगों को दिया जाए, ताकि उनकी सेहत अच्छी रहे, हेल्थ अच्छी बनी रहे। तो उसके वेरियस प्रोग्राम लाए गए, मिड डे मील आया, ठीक है, फूड डिस्ट्रीब्यूशन आया, PDS सिस्टम आया, राशन कार्ड पे राशन मिलने वाला। इस तरह
स्टेट गवर्नमेंट पे छोड़ दिया है, भैया आप अपने स्टेट में देखो कि किसको क्या देना और कितना देना है, कैसे देना है। तो ये राइट्स, ये मतलब सोच थी, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोविजन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स एंड ड्रिंक्स। वो चीजें जो सेहत के लिए हानिकारक है, चाहे वो ड्रग्स है या फिर ड्रिंक है, जहां पर हम इशारा कर रहे हैं तंबाकू, पान मसाला, बीड़ी, सिगरेट और शराब की तरफ, ड्रग्स की तरफ, ठीक है। तो इसको बंद किया जाए, और कैसे बंद करना है ये स्टेट डिसाइड करेगा। आपको पता होना चाहिए कि आज हिंदुस्तान के अंदर करोड़ों लोग, स्पेशली यंग जनरेशन, वो ड्रग्स के अंदर नशे की लत में बीमार, देश का भविष्य खोखला हो रहा है, ठीक है। सबसे ज्यादा अगर कोई स्टेट इफेक्टेड है राइट नाउ, दैट इज द पंजाब, ठीक है। नेक्स्ट है वर्क ऑन एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। हमारे को अपने खेतों का, खेती बाड़ी का, एग्रीकल्चर का क्या करना पड़ेगा, डेवलपमेंट करते रहना पड़ेगा। और एनिमल हस्बेंड्री, जानवरों को पालना, उसको ब्रीडिंग कराना, उसको बढ़ाना भी शुरू करना पड़ेगा। तो ये सारे थॉट्स किसके थे, महात्मा गांधी के। तो आप जब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में देखेंगे तो ये विचारधारा भी शामिल है, इसको भी ध्यान में रखा गया। तो इन सारे, मतलब आप ये समझ लो इन सभी पॉइंट्स पे स्टेट गवर्नमेंट अपना अलग अलग नियम कानून बना सकती है फंडामेंटल राइट्स के अलावा, जो हर स्टेट का अलग अलग हो सकता है। नेक्स्ट है अदर प्रिंसिपल। हमने देख लिया इकोनॉमिक प्रिंसिपल, हमने देख लिया गांधी प्रिंसिपल, नाउ दे आर वर्किंग ऑन द अदर प्रिंसिपल जो यहाँ पे छूट गए। जैसे इक्वल जस्टिस, फ्री लीगल एड, न्याय, कोर्ट। आपको देखा होगा वकीलों के पैसे बहुत ज्यादा होते हैं, फीस ज्यादा होती है, कहां से लगेगा गरीब आदमी, तो क्या गरीबों को न्याय नहीं मिलेगा, मिलेगा। गवर्नमेंट ने क्या किया, फ्री लीगल एड बनाया। लीगल एड होता है जहां पर आप उस ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे तो बहुत सारे वकील होते हैं, जो एनजीओ होते हैं, थ्रू दैट यू कैन गो फॉर द जस्टिस। वो आपके लिए पैसा खर्च करेंगे, वो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट में वकील हायर करेंगे जो आपका केस लड़ेगा। तो सबको जस्टिस मिलना चाहिए, तो ये भी शामिल किया गया। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरमेंट। भाई एनवायरमेंट तो सबका हक है, ठीक। तो इसके लिए नियम कानून कौन बनाएगा, अच्छी हवा होनी चाहिए, पेड़ होने चाहिए, ग्रीनरी होनी चाहिए। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ द हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स। हर राज्य में, हिंदुस्तान एक हिस्टोरिकल कंट्री है, हर राज्य में कुछ ना कुछ है, ताजमहल, कुतुब मीनार, शेरशाह सूरी का मकबरा, ठीक है, बहुत सारे टेम्पल्स जो आज के हिस्ट्री के पार्ट है, इवन एंशिएंट हिस्ट्री के पार्ट है। तो उनकी रखवाली कौन करेगा, उनकी रखवाली, उनके प्रोटेक्शन और उसके डेवलपमेंट और प्रिजर्वेशन का काम भी स्टेट गवर्नमेंट का है थ्रू दिस पॉलिसी, ठीक है। एस्टैब्लिश यूनिफॉर्म सिविल कोड। पूरे राज्य में एक तरीके का नियम कानून लागू होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने एक राज्य लिया, राज्य के मुख्यमंत्री ने कुछ जिलों में उसको लागू कर दिया, बाकी जिलों को छोड़ दिया, नहीं, सारे जिले में लागू होगा, ठीक है। एस्टैब्लिश यूनिफॉर्म सिविल कोड हो गया। इंटरनेशनल एंड इंटरनल पीस एंड हार्मोनी। एक स्टेट का दूसरे स्टेट के साथ, एक स्टेट का दूसरे देशों के साथ क्या होना चाहिए, रिलेशन अच्छा होना चाहिए, पीसफुल होना चाहिए, और उनका संबंध देशों के साथ अच्छा होना चाहिए ताकि सब लोग विकास कर सकें, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप आगे निकल गए तो आप पीछे वाले स्टेट्स को भूल जाओ। तो फिर मैं उसी पॉइंट को बता रहा हूँ, ये सारे जो पॉइंट्स मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किए, यहाँ से लेके यहाँ तक, इन सभी पे स्टेट गवर्नमेंट के पास राइट है कि दे कैन मेक देयर ओन रूल्स फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल ऑफ द स्टेट। वो सारे नियम कानून बना सकते हैं अपने राज्य के नागरिकों को सुरक्षा देने के लिए और डेवलपमेंट करने के लिए। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि भैया ये फंडामेंटल राइट और जो आपका ये है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डिफरेंस कैसे है। एक आम आदमी, चलो आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, यू आर रीडिंग फ्रॉम द बुक ऑल्सो, आप समझ सकते हैं। कंफ्यूजन तो तब भी रहेगा, कंफ्यूजन होगा, यू कैन आस्क मी इन द क्लासेस ऑल्सो, ठीक है। तो कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम 3 पॉइंट पे केवल बात करेंगे कि ये फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी दोनों डिफरेंस कैसे है, डिफरेंट कैसे है, अलग कैसे है। सबसे पहला डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है वो क्या करता है, मैंने लिखा है यहाँ पे, डायरेक्ट द गवर्नमेंट फॉर सर्टेन थिंग्स। डायरेक्टिव प्रिंसिपल सरकारों को कुछ चीज करने की छूट देता है कि आप इन चीजों में करो, ये सारी चीजें हैं, यहाँ पे करो, यहाँ पे करो, यहाँ पे करो, नियम कानून बनाओ, पॉलिसी लाओ, और पॉलिसी किसके फायदे के लिए होनी चाहिए, पब्लिक के लिए, ठीक है, छूट देती है। और जो फंडामेंटल राइट है वहां पे आपको क्या बताया जाता है, सरकार कहती है कि आप ये चीज
पब्लिक के लिए नहीं कर सकते। यहाँ पे एक तरफ छूट मिलती है, दूसरी तरफ रिस्ट्रिक्शन लगाती है कि फंडामेंटल राइट की जगह अगर आपको ये होता है, ये होता है, ये होता है, तो गवर्नमेंट ये सारी चीज नहीं कर सकती। ठीक है, समझ में आ रहा है? सेकेंड है लार्ज और इंडिविजुअल। ठीक, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी है वो किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं होगी। दैट विल नॉट फॉर द वन पर्सन, दैट विल वर्क फॉर द सोसाइटी, द होल सोसाइटी, द होल स्टेट, द होल डिस्ट्रिक्ट, दे विल बी इफेक्टेड बाय दैट, इट विल बी इफेक्टेड बाय दैट। ठीक है, तो जब स्टेट पॉलिसी जो होगी वो पूरे स्टेट में एक साथ लागू होगी और सभी को उसका फायदा मिलेगा जो उस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या फिर उस राज्य के नागरिक हैं। पर फंडामेंटल राइट्स आपका इंडिविजुअल राइट्स है। ठीक है, वो आपसे कोई छीन नहीं सकता। ठीक है, कैटेगराइजेशन हो गया, डिफरेंशियल हो गया, फंडामेंटल इंडिविजुअल हो सकता है, बट आपके जो स्टेट पॉलिसी के जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है वो इंडिविजुअल के लिए नहीं हो सकता। तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज हियर दैट फंडामेंटल राइट्स आपको फोर्सफुली लागू होता है। आप हक से कह सकते हो कि मेरा हक है दे दो, कैसे नहीं दोगे? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ लिखा और उसको प्रोटेक्ट करती है आपकी सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट फोर्सेबल लागू होती है लॉ के द्वारा। ठीक है, उसको आपसे कोई नहीं छीन सकता फंडामेंटल राइट्स को। बट जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है वो आपके लिए फोर्सफुली लागू नहीं होती। स्टेट की मर्जी, वो जब चाहे उस प्रोग्राम को वापस ले ले, जब चाहे उस प्रोग्राम को लागू कर दे, जिन लोगों को देना चाहते उनको दे और जिनको नहीं देना चाहते उनको ना दे। ये पूरी तरीके से डिपेंड होता है किसके ऊपर? स्टेट के ऊपर। और जरूरी नहीं है कि जो फंडामेंटल राइट तो पूरे देश में एक जैसे लागू होते हैं, पर स्टेट लेवल पे जो आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल लागू होते हैं सब जगह एक जैसा ही होगा। इट्स मे बी पॉसिबल डिस्ट्रिक्ट वाइज अलग हो सकता है, थोड़ा बहुत स्टेट में हो सकता है, बिहार में जो मिलता है यूपी में ना मिले, तो आप इसके लिए कोई कंप्लेन नहीं कर सकते, आपका इस पे हक बनता है, बट वो केवल स्टेट के लोगों के लिए। और गवर्नमेंट के ऊपर आप इसके लिए कोई वो ज्यादा फोर्स नहीं कर सकते। गवर्नमेंट को हम मोरली बूस्ट कर सकते कि आप हमें फैसिलिटी दो। ठीक है, तो ये 3-4 पॉइंट्स थे। सो थ्रू दैट वी हैव completed the lesson. If you are having any type of the doubt, you can ask.